अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है। जी बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर। जी हाँ, आप भी बताइए, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही। ओके। अच्छा, कल हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया हुआ था एडीटीज। तो स्टैक को हमने किया था। यार मैं आपको स्टैक की जो है ना वीडियो बाद में शेयर कर दूंगा, कल वाले की। तो आपका फिर जो है स्टैक्स भी जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है। साथ में उसके नोट्स भी भेज दूंगा। आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा फिर उसके बारे में। ठीक है सर। कल पार्टली हमने वर्ड के ऊपर कुछ नोट्स लिखे थे क्यू के बारे में। लास्ट क्लास में मैं ये बात बता रहा था कि जब हम कोई प्रोग्राम्स बनाते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि हम हमारी एप्लीकेशन जो है ना वो एफिशिएंट हो। एफिशिएंट दो चीज़ों में देखी जाती है एफिशिएंसी। वन इन टर्म्स ऑफ स्पीड, द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, and the other in terms of space that application is using for its data and for its program. Obviously program छोटा होगा तो जाहिर है हार्ड डिस्क में भी साइज कम रहेगा फाइल का, और रैम पर भी लोड कम पड़ेगा। और नॉर्मली जो डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग होती है जब हम उसे रैम में लोड करते हैं, डेटा या तो स्टोर होना होता है या ऑब्वियसली सर्च होना होता है। ये बहुत कॉमन काम है, सर्चिंग, स्टोरिंग, सर्चिंग और थर्ड सॉर्टिंग। अगर आपने थोड़ा सा भी सूडो कोड और प्रोग्राम्स को देखा हो तो आप देखें, नॉर्मली आप प्रोग्राम्स में देखें क्या हो रहता है कि आप किसी कलेक्शन ऑफ स्टोरेज एरिया पे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स में डेटा स्टोर कर रहे हैं, एंड वन बाय वन यू आर गोइंग टू ऑल एलिमेंट्स। either you are storing it, either you are retrieving it for calculation or retrieving it for search, and third retrieving or replacing it for sorting. इसके अलावा मेमोरी के ऊपर कुछ भी नहीं होता। सो अगर हमारे कुछ एप्लीकेशंस हों जिनमें हम प्रोग्राम का डेटा जब ऑर्गेनाइज करें तो वो प्रोसेसिंग उसका कम से कम टाइम लगे, खास तौर पर स्पेशली सर्चिंग। अगर हमें डेटा को सर्च ही ना करना पड़े और हम उसको बहुत हमें जल्दी वो मिल जाए और हम प्रोसेस करवा दें अपने प्रोग्राम्स के, तो हमारा प्रोग्राम बहुत एफिशिएंट हो जाएगा। जैसे स्टैक में हमने देखा कि असल में पैटर्न की रिकग्निशन की ज़रूरत होती है कि जो डेटा है उसका पैटर्न क्या है। जब हम पैटर्न आइडेंटिफाई करें तो डेटा स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप आइडेंटिफाई हो जाती है। लास्ट क्लास में हमने देखा था जो मोस्ट रीसेंट डेटा कहीं पर आ रहा है वो सबसे पहले प्रोसेस होगा, तो हमने वहाँ पे स्टैक इम्प्लीमेंट किया ना। फ़ायदा ये हुआ कि हमें जब डेटा हम स्टोर करते हैं उसके बाद हमें सर्च नहीं करना पड़ेगा कि किस डेटा को प्रोसेस करना है। जो भी हमारी अरे में टॉप पर पड़ा होगा वो प्रोसेस हो जाएगा, और उस टॉप आइटम को पॉइंट करने के लिए हमने एक वेरिएबल रख लिया कि जो भी एलिमेंट टॉप पर होगा वो टॉप स्टैक पॉइंटर से पॉइंट हो जाएगा, यानी कि उस वेरिएबल के अंदर उसका एड्रेस आ रहा होगा। इन द सेम वे हमने कल देखा था कि क्यू भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, एक वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा है। बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जैसे यूट्यूब का बफर। जब हम कोई वीडियो रन करते हैं तो नीचे जो टाइमलाइन होती है वहां पर आप देख रहे होते हैं कि प्ले हेड पीछे है लेकिन कुछ ऑलरेडी डेटा बफर में आगे हुआ है, वो क्यू के तौर पे आ रहा था। तो आपकी यूट्यूब पे या जितने भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस होती हैं उसमें जो डेटा पहले आता है वो पहले प्रोसेस होता है। मैंने इस तरह से कल एक प्रिंटर का भी दिखाया था कि जो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर होता है, तो हम जब प्रिंट आउट्स भेजते हैं
तो वो भी क्यू में लगते हैं। जो डॉक्यूमेंट सबसे पहले प्रिंट होने आता है वो सबसे पहले प्रिंट होता है। सो ये हमने कल इसकी डेफिनेशन लिखी थी, a way queue की a way of organizing data so that items that gets into the queue first gets processed first, known as FIFO, first in first out. और इसकी implementation के लिए we need an array to store data and two pointers, one that points to the first element in the array and one that points to the last element of the array. You can take an example of a train in a station. So on a platform in a train, सबसे पहले इंजन आता है एंड उसके बाद कंपार्टमेंट्स आते जाते हैं। तो ट्रेन का स्टार्ट इंजन होता है और ट्रेन का एंड जो उसका लास्ट कंपार्टमेंट होता है वो जिसे हम उर्दू में बोगी भी कहते हैं, वो होती है। सो जब ट्रेन चलती है तो सबसे पहले इंजन आउट होता है, फिर बाकी चीजें आउट होती जाती हैं। सो ट्रेन का एक इंजन होता है और एक टेल होती है। इसी तरह क्यू में भी ऐसे ही होता है, एक आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। सो हमने अपने एल्गोरिथम को ऐसे लिखना है क्यू में डेटा स्टोर करवाने के बाद प्रोसेस करने के लिए हमें सर्च ना करना पड़े। हमारी पॉइंटर्स हमें बताएं कि डेटा अब कहाँ ऐड होना है और अब कहाँ से प्रोसेस होना है। स्टैक में सबसे ऊपर ही डेटा पुश होगा, स्टोर होगा, और क्यू में सबसे पहले एडेड एलिमेंट प्रोसेस होगा। अब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ी ट्रिकी है, लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश में समझें तो फिर हम इसको एक मैथमेटिकल वे में लिस्ट डाउन भी कर सकते हैं। दिस इज द डेफिनेशन दैट आई रोट yesterday. In-queue process will take a value and then check whether start pointer and end pointer are at exist where. थोड़ा सा स्पेलिंग कुछ गलती की हुई है। वे check where start pointer and end pointer are. Okay, कॉमा डाल देते हैं। Then either error message will be shown or data will be stored. In case of DQ, first only first pointer will be checked and then first का मतलब start pointer will be checked and the error message will be displayed or data will be processed. ये कहीं definitions book में नहीं मिलेंगी, ये मेरी अपनी understanding है जो मुझे data structure Q के बारे में समझ आ रहा है वो मैंने लिखा है। तो बेस्ट वे ही होता है, अगर आप डेफिनेशन याद करें आप भूल जाएंगे, बट इफ यू could understand thing and you try to explain it in your own words, you never forget it. So as in the last class I said, we will be in need of number one, an array to store data. Number two, two pointer variables which are going to point to variables to point to start and end of array, यानी कि Q. अरे इसलिए बोला है क्योंकि जाहिर है अरे में ही हम मैनेज कर रहे होंगे। Two programs, one to store data in the array, यानी कि Q, and we call it in-queue procedure. So in-queue procedure is passed a value that will be stored by program at the location where last pointer pointing. लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ, if last pointer variable holds address which is outside bound of array, यानी कि greater than last address of array, then error message is displayed.
इसी तरह से आपका DQ का प्रोसेस है which processes data pointed by start pointer. अब यहाँ प्रोसेस का मतलब हम एक तरह से ले लेंगे कि वो डिलीट हो जाएगा डेटा, या हम जो भी करना चाहते हैं वो उसके साथ हम कर सकते हैं डेटा के साथ. Now let's look at a visual presentation. For example, this is an array और इसके ये कोई 7-8 एलिमेंट्स हैं जो हमने यहाँ मेंशन कर लिए हैं. Let's say first address 1 है, then 2, 3, 4, 5, 6 and 7. And I earlier mentioned to implement array we need a start variable. या दूसरे अभी मैंने स्टार्ट की जगह वर्ड फर्स्ट लिख दिया था, तो हम फर्स्ट लिख देते. नाम कोई भी हो सकता है. फर्स्ट, the first variable contain will be initialized with something. मैं चाहूं तो इसको 0 से इनिशियलाइज कर दूं दोनों को, तब भी मैं कोडिंग कर लूंगा. और अगर मैं चाहूं तो दोनों को 1 से इनिशियलाइज कर लूं, तब भी मैं कोडिंग कर सकता हूं. And sometimes you will see that in exam the first variable is initialized with a null value, null variable, null location, and last is pointed with 1. ये एग्जाम में आपको देखना होगा कि आपने जब एप्लीकेशन स्टार्ट होनी है तो आपका फर्स्ट एंड लास्ट इज पॉइंटिंग टू वर्ड. इस वक्त हमारी एरे एम्प्टी है. तो अगर हम यहाँ पर पुश प्रोग्राम को कॉल करें और हम यहाँ पर डेटा दें a for example to store in the queue. So because I'm going to use the first and last pointers for entering our data, I'll check that what is in the first. In the first variable there is 0. So I will increment it, and by incrementing this will become 1. So ये 1 हो जाएगा और इस 1 लोकेशन के ऊपर हम 1 स्टोर कर देंगे. और a तो हमारा ऑलरेडी ही 1 पर है, तो इसको इंक्रीमेंट करने की हमें जरूरत नहीं है. समटाइम्स ऐसे होता है कि हम दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं. अगर हम दोनों को 0 से इनिशियलाइज करेंगे तो उस केस में फिर हमें कोड उस हिसाब से लिखना होगा, बिकॉज बोथ आर इनिशियलाइज्ड विद 0. तो फिर हमें दोनों को इंक्रीमेंट करना होगा और जो हाँ लास्ट पॉइंट कर रहा है वहां पर हम डेटा स्टोर कर देंगे. एंड इफ आई वांट टू पुश another item like B, so now we are not going to move first, we are only going to move last. So हमारा जो लास्ट पॉइंटर है वो 2 पर आ जाएगा और B यहाँ स्टोर हो जाएगा. So you see, first the engine comes and then the compartments are getting added. So the process will continue. मैं जब जब ऐड करता रहूंगा मेरा लास्ट वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी और डेटा यहाँ पर ऐड होता जाएगा जितनी दफा भी हम पुश प्रोग्राम को कॉल करेंगे. लेकिन अगर बीच में हमने इनक्यू प्रोग्राम को कॉल कर दिया तो उस केस में व्हाट विल हैपन, आफ्टर चेकिंग दैट is there data in the queue or not, और उसका वे ये है कि हम फर्स्ट को देखते हैं कि फर्स्ट नल तो नहीं है. सबसे पहले तो हमें नल का पता होना चाहिए. नल मीन्स नथिंग. null pointer means a variable that is pointing to nothing, that is not pointing to any memory location. So you can see कि हमारी array में 1 से लेके 7 तक की locations हैं. 0 location तो कोई है ही नहीं, तो वो null location है. तो अगर हमारे फर्स्ट वेरिएबल में 0 लिखा होगा तो इसका मतलब है हमारी क्यू एम्प्टी होगी. सो इन क्यू विल फर्स्ट चेक दैट इज देयर डेटा और नॉट बाय चेकिंग द फर्स्ट वेरिएबल. बट इफ इट इज नॉट 0 देन इट विल ओनली डू व्हाट, इट विल इंक्रीमेंट फर्स्ट. सो हमारी क्यू जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही रह जाएगी, ओनली 2 एलिमेंट्स. सो ये वाला डेटा एक्चुअली क्या हो गया, प्रोसेस हो गया. ये अब कभी आउटपुट नहीं होगा.
this is what the whole in queue and d queue process is. इसको मैं एक पास पेपर में आपको करके दिखाता हूँ सॉल्व। उसके बाद हम इसका कोड लिखते हैं, सूडो कोड लिखते हैं, फिर कोशिश करेंगे इसको आज दोनों को, स्टैक को और क्यू को हम पाइथन में इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हमें बच्चों सूडो कोड भी आना चाहिए और हमें कोडिंग भी आनी चाहिए। मैं पहले दिन से अब बता रहा हूँ, अगर हम सूडो कोड की कोडिंग में इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे ना, तो एक्चुअली हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा किसी चीज से। क्योंकि हम जो कोड लिख रहे हैं उसको, सूडो कोड को अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसकी आउटपुट देखेंगे तो पता चलेगा वाकई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। ना इस क्वेश्चन को देखते हैं जो मैंने आपके लिए चूज किया हुआ है पहले से। The diagram below represents a queue abstract data type ADT that can hold a maximum of 8 items. The operation of this queue may be summarized as follows. The front of the queue pointer to the next item to be removed. तो ये मैंने आपको भी बताया था कि फर्स्ट क्या होता है, जो पहला पॉइंटर है वो फ्रंट ऑफ द क्यू है। ये नाम डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट भी हो सकता है, स्टार्ट भी हो सकता है, फर्स्ट पॉइंटर भी हो सकता है, स्टार्ट पॉइंटर भी हो सकता है। यहाँ पे उन्होंने नाम रखा हुआ है फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर। पैरेलल वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं होती, लेकिन यहाँ एक्सप्लेनेशन के लिए एग्जामिनर ने लिख दिया। द एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर टू पॉइंट टू द लास्ट आइटम। सो हमारी क्यू के अंदर सिर्फ इस वक्त कितना डेटा है, सिर्फ इतना डेटा है। और सबसे पहले फ्रॉग जो डेटा है वो प्रोसेस होगा, उसके बाद कैट, उसके बाद फिश और उसके बाद एल्क प्रोसेस होगा। सो दिस इज हाउ आवर डेटा इज गोइंग टू बी प्रोसेस्ड। तो अब द क्यू इज अ सर्कुलर, अच्छा यहाँ पे सॉरी सर्कुलर क्यू आ गई, वो मैं अभी तो आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता। लेट्स अज्यूम हम कहते हैं कि ये सर्कुलर क्यू नहीं है, इट्स अ लीनियर क्यू। दो तरह की क्यू होती है, शायद मैंने कल डिस्कस नहीं किया, ये बात भी मुझे डिस्कस करनी चाहिए थी। हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं लीनियर क्यू। लेट मी राइट ऑन द वर्ड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्यूज समवेयर। Queues are of two types: linear queue, linear and circular queue। फर्क इनका बता देता हूं। In linear queue, data elements used can not be reused to store data। अगर हमने लीनियर क्यू में डेटा एंटर किया और वो प्रोसेस हो गया तो अब दोबारा उसमें डेटा नहीं आ सकता। ये बात हो रही है कि लेट्स सपोज हमने पहले 1 में डेटा ऐड किया था ए और फिर बी और सी। जब 1 लोकेशन का डेटा प्रोसेस हो गया ना, तो अब 1 लोकेशन के ऊपर डेटा रीराइट नहीं हो सकता दोबारा। ये लीनियर क्यू का जो एल्गोरिथम है वो लिखा ही ऐसा होता है कि वंस आपका सारा डेटा प्रोसेस हो गया तो ये एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी। अगर आप 1 में दोबारा डेटा स्टोर करना चाहते हैं, आपको एप्लीकेशन रीस्टार्ट करना पड़ेगी। ये लीनियर क्यू का एल्गोरिथम ऐसे लिखा हुआ है। जो सर्कुलर क्यू है ना, in that we can reuse elements. So in circular queue, elements can be reused to store data. उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं दे देता हूँ ऐसे कि लेट्स सपोज हमारे लोकेशन 4 पे भी डेटा आ गया है, 5 पे भी आ गया, 6 पे भी आ गया और 7 पे भी आ गया। अब लेट्स सपोज मैं दोबारा कह देता हूँ पुश और मैं कोई डेटा इसमें एंटर करने के लिए कहता हूँ, तो यू कैन सी हमारा एलिमेंट 1 जो है फ्री पड़ा हुआ है। वो जो आई वैल्यू है ना, वो बेसिकली ओवरराइट हो जाएगी किस पर, लोकेशन 1 के ऊपर। ये किस लिए हो रहा है, ये सर्कुलर क्यू से हो रहा है। तो हमारी क्यू स्टार्ट हो रही है कहाँ से, सेकेंड लोकेशन से, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पॉइंट कर रहा है। और क्यू एंड कहाँ होगी हमारी, फर्स्ट पे। तो हमारी क्यू का डेटा यूं प्रोसेस होगा, पहले बी, फिर सी,
फिर 4th 5th 6th 7th लोकेशन और फिर दोबारा फर्स्ट लोकेशन के ऊपर जो डेटा है वो होगा। तो ये सर्कुलर फॉर्मेट में हमारा डेटा पड़ा हुआ है। तो बल्कि ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, कोई और क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ जिसमें सर्कुलर क्यू ना हो, ताकि हम इसको ज़रा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो हमारे उसमें। कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं, मिल जाएगा अभी, फौरन देख लेते हैं। ये ओके, इसको देख लेते हैं, ये क्या है? दिस इज अ स्टैक नॉट अ क्यू, शायद ये हमने कल किया था। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन ही पूछी है उसने। ओके, ये भी सर्कुलर क्यू के ऊपर क्वेश्चन है। क्योंकि लीनियर क्यू बहुत ही सिंपल होती है, इसलिए ज़रा उसके क्वेश्चन कम ही होते हैं। सर्कुलर क्यू थोड़ी ट्रिकी है, तो इसीलिए उसके क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा मिलेंगे आपको। हैं वैसे लीनियर क्यू के ऊपर भी क्वेश्चंस। जो हमने कल एग्जांपल देखी थी प्रिंटर की, वो एक तरह से लीनियर क्यू ही थी। तो ये ठीक है। ओके, तो here the question says the diagram represents a queue abstract data type ADT. The organization of this queue may be summarized as follows: the front of the queue pointer and the end of the queue pointer. So यहाँ हम देख सकते हैं हमारा front of the queue D3 पर है, और फिर D4 है, फिर D1 है, फिर D2 है, D5 है। The queue is implemented using a 3 variables and a 1D array of 8 elements as shown. The variable number item stores the number of items in the queue. The pointer variable stores the indices, index numbers of the array. Complete the diagram to represent the state of the queue as shown above. तो हमने यहाँ पे डेटा को पूरा लिखना है, उसके बाद बताना है कि हमारा क्यू कहाँ से कहाँ तक है। लेट्स डू इट। हमारे नंबर ऑफ आइटम्स 5 हैं, यू कैन सी इट 1 2 3 4 5। और जो फ्रंट ऑफ द क्यू है वो सेकंड लोकेशन पर है, यहाँ 2 आ जाएगा। और एंड ऑफ द क्यू लोकेशन जो है वो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 पर आएगा। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे D3 लिखा हुआ है। Here we have written D4, D1 और D2 and D5. So this is the front of the queue. एरो बनाएंगे पूरा, मैं खाली FOQ लिख रहा हूँ, फ्रंट ऑफ द क्यू, एंड दिस इज आवर EOQ, एंड ऑफ क्यू। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ ऊपर जो वैल्यूज लिखी थी एज इट इज मैंने इंडेक्स 2 से लेकर 6 तक लिख दी। हमारी क्यू की पहली एलिमेंट लोकेशन 2 पे पड़ी है, दैट आई हैव रिटन ओवर हियर। हमारी क्यू की लास्ट एलिमेंट 6 पे पड़ी हुई है, दैट आई हैव रिटन ओवर हियर। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5 हैं, वो हमने पहले ही लिखा हुआ था। तो फॉर दिस 1 mark for writing the data, 1 mark for writing the showing the two pointers, and I think बल्कि 1 mark for front of queue होगा and 1 mark for end of queue होगा and 1 mark for complete this data और end of the queue pointers के लिए होगा। Now अभी हम इसका कोड करते हैं, लेकिन कोड से पहले हम यहाँ सूडो कोड में भी देख लेते हैं वो क्या स्टेप कर रहा है। अब मॉड्यूल ऐड टू यानी कि पुश इन क्यू प्रोग्राम के बारे में कह रहा है, will add a value to the queue by implementing the array and variables in the part A. The queue implementation is circular when the pointers reach, ये circular queue के बारे में आ गया। I don't want to go into circular queue right away. अगर आप लोगों को पहले से circular queue की समझ है तो फिर मैं इसमें इसका ये वाला पार्ट करता हूँ, बताएं। नहीं सर, मुझे तो आइडिया नहीं है। ओके, तो मैं फिर ऐसा करता हूँ, तो वर्ड पर पहले सर्कुलर क्यू को एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम इसको दोबारा करेंगे।
ठीक है, बल्कि दिस टाइम आई क्रिएट अ क्यू ऑन एक्सेल शीट, थोड़ा सा नीट हो जाएगी वहां पर, और फिर हम देखते हैं कि कैसा बिहेवियर होता है। लेट्स से कि हमारा ये है फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, और इस सारे डेटा को, ये हमारे हो गए इंडेक्सेस, ये हमारा क्यू का मेमोरी एरिया है, और इसको हम जरा ड्रॉ कर लेते हैं बेहतर तरीके से। और ये हमारा एफ ओ क्यू फ्रंट ऑफ द क्यू वेरिएबल है, यहाँ पर हम वो लिखेंगे, और ये हमारा एंड ऑफ क्यू वेरिएबल है, यहाँ पर हम अपनी वैल्यू लिखेंगे। एट द बिगनिंग मैं दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, और एक वेरिएबल हम बनाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैं इसको नम एलिमेंट्स कह देता हूँ। At the beginning, total number of data that we have stored is 0 in the queue. You can see कोई भी चीज added नहीं है, तो हमारा डेटा 0 पड़ा हुआ है। Okay. Now, if I call in queue program, and I enter 10, so जो in queue program है वो सबसे पहले चेक करेगा कि हमारे पास जगह है कि नहीं। इस क्यू में you can see total 6 elements store हो सकते हैं। So because num elements variable is showing that there is it is less than 6, तो इसका मतलब है डेटा स्टोर हो सकता है। And then what will happen, will check that हमने इन दोनों को किससे इनिशियलाइज किया। अगर ये दोनों 0 से इनिशियलाइज हैं तो कोड और होगा, और अगर ये दोनों 1 से इनिशियलाइज हैं तो कोड और होगा। इसमें फर्क पड़ता है। Because both are initialized with 0, तो हम जाके चेक करेंगे कोड के अंदर कि what is FOQ and EOQ is holding, हम दोनों को इंक्रीमेंट कर देंगे। FOQ भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, और जिस जगह पर हमारा E एंड OQ पॉइंट कर रहा है 1, वहां पर हम जो वैल्यू पास की वो स्टोर कर देंगे। एंड देन लेट्स सपोज हमने दोबारा इन क्यू को कॉल किया, और इस दफा हमने कहा कि वहां पर 101 पुश करो। Now at the moment we can see कि there is space, क्योंकि हमारी एक एलिमेंट ऐड हो चुका हुआ है, और हमारा एंड ऑफ क्यू FOQ जो है वो 0 पर नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ एंड ऑफ क्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, इसको इंक्रीमेंट करेंगे, और जहां ये पॉइंट कर रहा है वहां पर हम 101 स्टोर कर देंगे। लाइक्स एक और वैल्यू हमें पुश करने को कही गई, और इस दफा हम 1012 स्टोर करना चाह रहे हैं। अगेन वही होगा, हमने 2 एलिमेंट्स ऐड हो चुके हैं, ये पहले कर लेना चाहिए था। और हम चेक करेंगे कि वेयर इज आर FOQ, इट इज नॉट 0। अगर ये 0 होता तो हम इसको भी इंक्रीमेंट करते, कोड ये कह रहा है, और क्योंकि वो 0 नहीं है तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि एंड ऑफ क्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, वो 3 हो जाएगा, और जहां ये हुआ है वहां पर हमारे पास डेटा आ जाएगा 1012। नाउ लाइकवाइज हम कहते हैं कि यहाँ पे भी डेटा आ गया, यहाँ पे भी डेटा आ गया, और यहाँ पे भी कुछ डेटा आ गया, और अब हम और डेटा इन क्यू करना चाहते हैं। हमारा जो एंड ऑफ क्यू है वो 0.6 पे पॉइंट कर रहा है, और टोटल एलिमेंट 6 ऐड हो चुके हैं। नाउ अब अगर मैं इन क्यू प्रोसेस कॉल करूं तो वो जब आके चेक करेगा कि हमारी टोटल क्यू के अंदर 6 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो ये प्रोग्राम एक एरर मैसेज दे देगा कि नो क्यू इज फुल, फॉर एग्जांपल क्यू इज फुल। अब डेटा एंटर नहीं हो सकता इसके अंदर। लेकिन लेट्स सपोज हम प्रोग्राम को कॉल करते हैं DQ को, और DQ क्या करता है, डेटा को प्रोसेस कर देता है, और वो सिर्फ ये करता है कि चेक करता है कि अगर एंड ऑफ क्यू 0 है तो वो बता देता है एम्प्टी, लेकिन एंड ऑफ क्यू एम्प्टी नहीं है, 0 नहीं है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ फ्रंट ऑफ द क्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, और फ्रंट ऑफ द क्यू हमारा यहाँ आ जाएगा। तो हमारी ये जो डेटा इस पिक्चर है वो बता दी कि हमारी क्यू में जो डेटा पड़ा हुआ है वो लोकेशन 2 से 6 तक पड़ा हुआ है। लोकेशन 2 से 6 तक पड़ा। अगर मैं यहाँ पे आउटपुट का प्रोग्राम चलाऊं कि क्यू को आउटपुट करो, तो आउटपुट होगा 101, 1012, 123, 12 और 23 आउटपुट होगा। आप देख सकते हो 10 मैंने आउटपुट नहीं किया, क्योंकि हमारी फ्रंट ऑफ द क्यू इज पॉइंटिंग टू 2 एंड एंड ऑफ द क्यू इज पॉइंटिंग टू 6। तो सिर्फ ये डेटा आउटपुट हुआ इसका। लेकिन हमें ये भी पता है कि हमारी क्यू में 5 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। अब अगर मैं इन क्यू करता हूं दोबारा से, लेट्स सपोज 10112, तो प्रोग्राम चेक कर रहा है कि हमारी क्यू में 5 एलिमेंट पड़े हैं, इसका मतलब जगह तो है।
तो हम एंड ऑफ द क्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, वो 7 हो जाएगा. नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, 7th इज नॉट पार्ट ऑफ द क्यू. सो यहाँ पे रैप अराउंड का कॉन्सेप्ट आता है सर्कुलर क्यू में. और अब क्या होगा, क्योंकि हमारी जो एंड ऑफ द क्यू है वो हमारी एरे के अपर बाउंड से ऊपर चली गई है, तो हम क्या करेंगे, रैप अराउंड करेंगे, यानी कि अपने एंड ऑफ क्यू को दोबारा 1 कर देंगे और उस जगह पर जो हमारी नई वैल्यू है 10112 वो स्टोर कर देंगे. दिस इज नोन एज सर्कुलर क्यू. ना अब अगर हम यहाँ पर आगे इस पेपर को देखें जो हमने पहले यहाँ पर मिस किया है कहीं पर, उसको ट्राई करते हैं. ये देखें, अब इसको हम देखते हैं. अब हम फ्रंट ऑफ द क्यू को देख सकते हैं. इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि पहला पार्ट तो ये कह रहा है, डिस्क्राइब हाउ ऑक्टोपस इज एडेड टू द गिवन क्यू. ये तो बहुत आसान है कि end of the queue pointer is incremented to 4, incremented and assigned reached 4, and at location 4 octopus will be added. So क्योंकि इस जगह पर octopus ने add होना है, octopus ने add होना है, तो वो describe कर रहा है कि ये कैसे add हुआ है इसमें. तो हमने सिर्फ ये कहना है कि end of the queue pointer is incremented which has come to location 4 and there octopus is added. Describe how the next item in the given queue is removed and stored in the variable animal queue. तो हम ये कहेंगे the value pointed by the end of the queue pointer, यानी value pointed by the front of the queue pointer is stored in the, यानी कि frog is stored in the variable animal name, and then the front of the queue pointer is incremented which has come onto the location 1 which is storing cat. तो इस डी क्यू की वजह से आपका फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर इस लोकेशन पर आ जाएगा. तो ये हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया. जो सेकंड पार्ट वो हमसे पूछ रहा था. थर्ड में वो कह रहा है, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द क्यू व्हेन द फ्रंट ऑफ द क्यू एंड द एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर्स हैव द सेम वैल्यू. यानी कि अगर एंड ऑफ द क्यू और फ्रंट ऑफ द क्यू दोनों इस लोकेशन को पॉइंट करने लगे, तो या जब भी हमसे कहा जाए कि front of the queue and end of the queue is pointing to one location, तो इसका मतलब होगा our queue stores only one data. So when end of queue and front of queue points to same address, it means there is only one data element in queue. ठीक है. अभी मैं इसकी ना इंशाल्लाह आपको कोडिंग भी करके दिखाता हूँ क्यू की, और इंशाल्लाह कल हम कोशिश करेंगे स्टैक की भी कोडिंग कर लें. डिपेंड करता है कि हमारे पास आज कितना टाइम होता है. हो जाएगा, कोडिंग बहुत जल्दी हो जाती है, आप बाद में वीडियो भी देख सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट करते हैं. सम ऑपरेशंस आर कैरिड आउट ऑन द ओरिजिनल क्यू गिवन इन पार्ट ए. द करंट स्टेट ऑफ द क्यू इज, वो कह रहे हैं इस वक्त क्यू में फ्रॉग, कैट, फिश और एल्क पड़ा हुआ है. कंप्लीट द डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर द फॉलोइंग ऑपरेशंस. ऐड किया उसने वेस्प, फिर बी एंड फिर माउस, एंड देन रिमूव द 2 डेटा आइटम्स. We understand हमारा जो front of the queue pointer है वो यहाँ पर है as per examiner's given situation, और end of queue pointer is pointing to elk. Now we know that after this बता भी रहा है वो, the state of the queue after other operations carried out is shown. तो एल्क के ऊपर फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर आ गया और उसके पास वैस, बी, माउस एंड एंड जो ऐड हो गए, जो उसने ऊपर हमें बताया था कि वैस, बी एंड माउस एंड देन रिमूव द 2 डेटा आइटम्स. उसने 2 डेटा आइटम्स रिमूव की. तो जब उसने रिमूव किया होगा तो फ्रॉग और कैट रिमूव हो गया होगा, और हम उसके बाद FOQ हमारा यहाँ पर आ गया होगा, और हमने यहाँ पर जो चीज़ें उसने ऐड करने को कही थी, वैस्प यहाँ ऐड हुआ होगा, उसके बाद बी यहाँ पर ऐड हो गया होगा, एंड देन उसके बाद माउस यहाँ पर ऐड हुआ है जो उसने हमें यहाँ बताया, और उसके बाद उसने 2 आइटम्स रिमूव कर दी, ये भी उसने बताया. तो हमारी क्यू जो है वो इस सिचुएशन में है.
The current state of the queue ये थी. Complete the diagram to show the state of the queue after the following operations. तो वो हमने ये सिचुएशन कर दी. ठीक है, पहला पॉइंट तो हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का पार्ट 1 कि हमने दो आइटम्स रिमूव कर दी. फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर हमारा नीचे आ गया फिश पर. 3 आइटम्स हमने ऐड कर दी, वास्प, बी और माउस. तो फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर हमारा यहाँ पर आ गया. तो 1 point for shifting this, 1 point for shifting this, and 1 point for correct values entered. Next part में it's saying the state of the queue after the other operations are carried out. यानी कि वो कह रहा है कुछ और भी काम हुआ है और हम देख रहे हैं कि काम क्या हुआ है कि एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर के बाद एंड भी हमें नजर आ रहा है जो हमारे पास ऊपर नहीं है. और ये सारी चीजें कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर द फॉलोइंग ऑपरेशंस. रिमूव वन आइटम एंड देन ऐड डॉल्फिन एंड शार्क. दो चीजें ऐड करनी है, एक डॉल्फिन और एक शार्क. नाउ ये क्योंकि सर्कुलर क्यू है, एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर हमारा जो है इस वक्त यहाँ पर है. अगर हम इसको यहाँ शिफ्ट करें तो एंड की जगह यू नो दैट डॉल्फिन आ जाएगा. एंड की जगह डॉल्फिन. लेट मी राइट क्लियरली इंस्टेड ऑफ राइटिंग लेट मी टाइप इट. डॉल्फिन इधर आ जाएगा और एंड ऑफ क्यू पॉइंटर आपका यहाँ पर होगा क्योंकि इससे पहले वो माउस पे था तो वो नीचे आ गया. एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर विल बी हियर. नाउ मैं सिर्फ डॉल्फिन पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, बाकी चीजें बाद में आ जाएंगी. एंड देन शार्क. नाउ वी नो दैट our front of the queue pointer is pointing this location. इसका मतलब है ये सारा डेटा प्रोसेस हो चुका हुआ है. So these locations are free. तो जो शार्क है वो ओवरराइड होगी फॉग पर, शार्क यहाँ पर. और हमारा जो एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर है वो शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा जो पहले के डॉल्फिन पे था, एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर. और यहाँ से वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम बाकी आइटम्स लिख देते हैं, फ्रंट ऑफ द क्यू वगैरह भी. कैट यहाँ पर एज इट इज हमें लिखा रहने देते हैं. फिश हम एज इट इज लिखा रहने देते हैं. उसके बाद वी हैव एल्क, देन वी हैव वास्प, देन वी हैव बी एंड देन वी हैव माउस. और हमारा फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर जो है वो एल्क के आगे आ रहा है. सो इसका मतलब ये हो गया कि सॉरी एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी क्यू स्टार्ट हो रही है. तो मैं क्लियर कर दूं, ये टाइपिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा है. दिस मीन्स that our queue is starting from this location and going till shark. If I output this queue, सबसे पहले की आउटपुट होगा EL के elk आउटपुट होगा, उसके बाद wasp आउटपुट होगा, फिर bee आउटपुट होगा, फिर mouse आउटपुट होगा, फिर dolphin आउटपुट होगा और फिर लास्ट में shark आउटपुट होगा. So this is how the queue is in this scenario is managed. The first item is pointed by sorry, end of queue लिख दिया मैंने, sorry, I'm really sorry, front of the queue. The first element is pointed by the front of the queue pointer and then उसके बाद wasp, bee, mouse and dolphin and then last item is pointed by the shark. ये circular queue है, इसमें हमारे जो items हैं वो बार बार repeat होते रहते हैं. The queue is implemented using a 1D array. Describe the algorithm that should be used to modify the end of the queue pointer when adding an item to the queue. जो हमने ऊपर किया है वो उसको पूछ रहा है कि इसको डिस्क्राइब करें. मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपकी वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन आ जाए, बोलूंगा तो शायद भूल ना जाए. कह रहे हैं कि आपने डिस्क्राइब करना है, सूडो कोड नहीं लिखना. डिस्क्राइब द एल्गोरिथम दैट शुड बी यूज्ड टू मॉडिफाई द एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर when adding an item to the queue. Your program should detect any potential error conditions.
तो हम यहाँ पे लिखेंगे when in queue program is called to add, when in queue program is called to add a data on queue, first space availability will be checked. यानी कि अगर हमारी क्यू में जगह ही नहीं है तो हम हाउ कैन वी ऐड इट? अगर हमारी क्यू में जगह नहीं है तो हम उसमें ऐड तो नहीं कर सकते ना डेटा, तो इसलिए हम पहले चेक करेंगे इज देयर स्पेस अवेलेबल और नॉट. सो स्पेस अवेलेबल विल बी checked and then end of the queue pointer will be incremented if space, या ऐसे करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, and then if space available, यानी हमारी क्यू में जगह है, क्यू को एरे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, उसमें जगह है. And then if space is available, end of the queue pointer will be incremented and then it is checked that EOQ is not gone out of bound. यानी कि या आसान लिख देता हूं, end of queue is not greater than last index of array. If not, then at end of queue location data is added, otherwise wrap around is done. That means end of queue is assigned first index of array and then data is assigned to that location. जी बेटा लोगों, कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्कस करें, डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा. सर एक दफा ऊपर कीजिएगा. जी देखिए, जिस तरह आपने कहा था कि इस ऑर्डर में वो प्रोसेस होगा, तो फॉर एग्जांपल अगर हमें कैट चाहिए या फिश चाहिए तो फिर क्या होगा? बेटे, कैट और फिश प्रोसेस हो चुका है, तभी तो फ्रंट ऑफ द क्यू पहले यहाँ था, फिर वो कैट प्रोसेस हुआ होगा तो यहाँ आया होगा, और फिर प्रोसेस हुआ तो यहाँ हो गया. कैट और फिश प्रोसेस हो चुका है. देखो, आपको फॉर्मेट जिसका पता है बच्चे, फॉर्मेट का मतलब है हम अपनी यूएसबी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं ना, एक्चुअली फिजिकली वहां से एरेज नहीं होता, सिर्फ इंडेक्सेस को खत्म कर दिया जाता है. डेटा एक्चुअली वहां पड़ा होता है, इसीलिए तो फॉर्मेटिंग के बाद भी डेटा रिकवर हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर से. तो इसीलिए यहाँ पे भी यही दिखाया जा रहा है कि कैट और फिश प्रोसेस तो हो गया है लेकिन पड़ा वहां पर ही है. हमने उसको आउटपुट करना था या जो भी कुछ करना था, तो वो सैंपल कुछ डेटा है वो अरे में मेमोरी में पड़ा हुआ होता है, लेकिन अब उसको कोई पॉइंटर पॉइंट नहीं कर रहा. इस वजह से कैट और फिश अब दोबारा एक्सेस नहीं हो सकते, वो एक दफा एक्सेस हो चुके हैं. सबसे पहले तो डेटा आया होगा ना जहाँ 0 पे कुछ लिखा हुआ है, फिर कैट फिश एल्क वैस्प आया, तो जो 0 पे लिखा था वो मुझे याद नहीं, फ्रॉग था, तो देखो फ्रॉग के ऊपर डेटा ओवरराइट हो गया. अब जब एंड ऑफ क्यू आगे बढ़ेगा तो कैट भी ओवरराइट हो जाएगा और फिश भी ओवरराइट हो जाएगा जब कोई और डेटा आता है, क्योंकि अब हमारे पास ये दोनों एलिमेंट्स फ्री पड़े हुए हैं. यहाँ पे डेटा और आ सकता है, 2 डेटा एलिमेंट्स और आ सकते हैं, हमारी क्यू ये बता रही है, क्योंकि हमारी क्यू में 3 में 4 में 5 में 6 में 7 में और 0 में डेटा पड़ा हुआ है, 1 और 2 फ्री है. हाँ, हमें नजर आ रहा है लेकिन वो यूज हो सकते हैं रीराइटिंग के लिए.
तो सर पर मतलब फिर जो भी उससे नेक्स्ट होता है उस पर रीराइट हो जाता है। तो अगर हम फिश तक आ जाते हैं और उसके ऊपर कोई हमने एलिमेंट रीराइट कर दिया है तो उससे नेक्स्ट वाले में तो फिर एरर आएगा ना कि मतलब हमारा फुल हो गया एरे। हाँ, लेट्स सपोज हम दो चीजें ऐड कर लेते हैं। हम एक ऐड कर देते हैं क्या ऐड करें, हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं पैरेट। तो पैरेट यहाँ आ जाएगा और जो हमारा एंड ऑफ क्यू पॉइंटर है वो यहाँ पर होगा। पहले एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर आएगा तभी हमने उसकी जगह पर उसको राइट किया है यहाँ से हटके। फिर लेट्स सपोज हम और डेटा एंटर करना चाहते हैं तो क्या होगा कि जो ये वाला एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर है वो पहले इस जगह पर आएगा, इस जगह पर आएगा एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर, और जिस जगह एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उस जगह पर डेटा लिखा जाएगा। और इस दफा हम कह देते हैं क्या कह रहे हैं, इस दफा हम कह देते हैं पेन लिख देता हूँ, पेन। ठीक है, अब देखो फिश और कैट गॉन वो ओवरराइट हो गई है। हमारी क्यू का पहला एलिमेंट है 3 4 5 6 7, क्योंकि हमारी क्यू स्टार्ट हो रही है लोकेशन 3 से। ये देखो यहाँ से 3 के बाद डेटा कहाँ पर होगा, 4 पे, इंडेक्स के हिसाब से चलेंगे। और 7 के बाद डेटा कहाँ होगा, क्योंकि अभी तक हम एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर पे नहीं पहुंचे। एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर के पीछे चला गया हुआ है। तो 7 के बाद शार्क है, शार्क के बाद पैरेट है, पैरेट के बाद पेन है। जो कैट और फिश थे वो प्रोसेस हो चुके हैं, उनको ओवरराइट कर दिया पैरेट और पेन से। ठीक है, और अगर अभी हम कुछ और लिखेंगे तो उससे नहीं लिख एरे सकते, ओवरराइट होगा? नहीं अब नहीं लिख सकते क्योंकि हमारी अरे फुल हो चुकी हुई है, क्योंकि हमने एक वेरिएबल बनाया होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारी टोटल अरे में 8 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट 0 लास्ट 7। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इंक्रीमेंट हो रहे होंगे, जैसे मैंने एक्सेल में आपको करके दिखाया था कि जब भी हम कोई डेटा एंटर करेंगे तो अगर जगह होगी तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वेरिएबल को चेक किया जाएगा। अगर इट इज लेस देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे तो हम डेटा ऐड करेंगे और उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। तो सर्कुलर क्यू में वी यूज 3 वेरिएबल्स, front of the queue, end of the queue, and number elements. FOQ and ENDOQ is telling the starting data and ending data, or number of queue is telling it at one point in the running of application how many total data elements are stored in the queue. ठीक है सर, थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा, अब मैं ना इसकी हमारे पास टाइम है अभी 8 मिनट। मैं जल्दी से ना इसकी आपको कोडिंग और उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ। आई होप, मेरा तो एक्सपीरियंस यही है कि जब भी बच्चों को मैंने दिखाया है चीज़ों को कोड करके, दे उन्होंने ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको चीज़ों को समझा है। ठीक है, देखते हैं। सो मैं अब मुझे नहीं पता आप लोग कौन सा आईडीई यूज कर रहे हैं। आप लोग पाइथन पाइचैम यूज कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं। मैं ये कोडिंग कर रहा हूँ, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है थॉर्नी, विच इज नॉट दैट गुड, बहुत बड़ा आईडीई नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि थोड़ी सी ट्रेसिंग बड़ी मजे की होती है, आपको साफ नजर आ रहा होता है। मैं एक एरे बना लेता हूँ जिसका नाम है क्यू, और इसमें मैं लेट्स सपोज बाय डिफॉल्ट 5 एलिमेंट्स की मैं एरे बना लेता हूँ। फर्स्ट इंडेक्स 0 है, लास्ट इंडेक्स इसका 4 है, 4 है। ये मैंने ग्लोबल एरिया में बना ली। एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ नंबर्स के नाम से कि हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। इन द बिगनिंग में उसको 0 रख लेता हूँ, इनिशियलाइजेशन। दो वेरिएबल्स हम बना लेते हैं, एक फ्रंट ऑफ क्यू ग्लोबल, एक ग्लोबल एंड ऑफ क्यू। शायद ग्लोबल की वजह से इशू आ रहा था, एक जगह मैंने एफओक्यू पे एक्सेस नहीं किया, वो इशू आ रहा था। नाउ आई विल राइट डेफ, थोड़ा सा गैप दे लेते हैं, in queue program which will be passed a value to store. Let me set FOQ to a null pointer -1 and end of queue
to -1. As I said, first we check space. Check space. And we must make the variables accessible. तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर लिख के बाद में ग्लोबल ऐड कर लेंगे अगर एक्सेस ना हुआ तो if FOQ इन क्यू में एंड ऑफ क्यू को हम चेक करेंगे if it is equals to 5 then there is no space so print q full. वैसे आई डोंट प्रेफर थॉर्नी बिकॉज इसमें बिल्कुल हेल्प डेस्क नहीं मिलता हमें कोई और यूज करना चाहिए लेकिन ये टेस्टिंग के लिए बड़ा अच्छा है डीबगिंग के लिए बड़ी क्यू के लिए नहीं स्मॉल क्यू के लिए काफी अच्छा होता है एल्स इंडेंटेशन को भी खुद ही देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई हेल्प नहीं करेगा वो आपकी बिल्कुल else means कि there is space 1 2 3 कई हो सकती हैं first I will check if FOQ is equals to -1 then I will set FOQ to 0 and end of Q दोनों को 0 पर फर्स्ट एलिमेंट पे लेकर आएंगे अगर एम्प्टी है ना Q तो हमें पहली लोकेशन पे लेकर आना है और वहां डेटा स्टोर करना है else यानी कि FOQ -1 पे नहीं है then we are only going to increment the end of the Q pointer and then we are going to add in the queue जो ऊपर हमने डेटा बनाया है एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर के ऊपर जो वैल्यू पास हुई है हमने क्या किया चेक किया कि क्यू प्रिंट एम्प्टी तो नहीं है अगर एम्प्टी है तो ये मैसेज आ जाएगा अदरवाइज हम चेक करेंगे अगर क्यू एम्प्टी है तो पहला एलिमेंट ऐड हो रहा है तो फ्रंट ऑफ द क्यू और एंड ऑफ द क्यू दोनों 0 पर आएंगे और अगर फ्रंट ऑफ द क्यू 0 -1 नहीं है तो फिर हम एल्स में आकर एंड ऑफ द क्यू को सिर्फ इंक्रीमेंट करेंगे और हम क्यू की एंड ऑफ द क्यू लोकेशन पे डेटा ऐड कर देंगे क्योंकि एंड ऑफ द क्यू -1 से इनिशियलाइज हुआ है इसलिए हमने उसको इंक्रीमेंट किया ये भी वही केसेस है सो दिस कोड इज गोइंग टू ऐड आवर डेटा टेस्टिंग के लिए इसको चेक कर लेते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल तो हमें एक्सेस नहीं करना हम यहाँ पर इन क्यू प्रोग्राम को कॉल करते हैं और 101 इसमें ऐड करके देख लेते हैं सिर्फ एक छोटी सी टेस्टिंग सो इसे क्लिक करते हैं टेस्ट करते हैं तो लोकल वेरिएबल EOQ रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट लाइन नंबर 5 पर एरर दे रहा है तो वही मसला आ गया कि हमें ये जो डेटा स्ट्रक्चर है वो एक्सेस करने के लिए यहाँ ग्लोबल लिखना पड़ेगा हमें क्यू भी एक्सेस करनी है हमें एंड ऑफ क्यू भी एक्सेस करना है और हमें FOQ भी एक्सेस करना है so now this is not going to create any issue प्रोग्राम चल गया अब अगर मैं यहाँ पर आके सिर्फ लिखूँ ना print q तो आप देखेंगे कि वो जब ये प्रोग्राम रन होगा इन क्यू लाइन 21 और 22 हमें दिखाएगा कि ये देखिए लाइन 101 पर हमारा पहले एलिमेंट 101 ऐड हो गया अब अगर हम एक और वैल्यू ऐड कर ले लेट्स सपोज इन क्यू तो 102 तो हमारी सेकंड लोकेशन पे भी कुछ ऐड हो जाएगा तो देखें सेकंड लोकेशन पे भी ऐड हो गया अब हम DQ का कोड लिखते हैं सो फॉर DQ I'll write def DQ now इसमें we again need to get this data क्योंकि हमें global data structures को access करना है so I check here first always do this comments भी अच्छी चीज होती हैं check Q not empty Q not empty so for that I'll say if end of Q pointer is not equals to -1 if end of Q pointer is equal to -1 then it means my Q is empty so print Q is empty जैसे मैंने अभी पहले भी दिखाया था प्रिंटर के केस में else
we are going to increment the front of the queue pointer. So front of queue pointer is incremented. This is the word. अगर हमने प्रिंट भी करना है तो हम पहले प्रिंट कर देते हैं जो डेटा सबसे क्यू के फ्रंट पे था, तो हम कहेंगे क्यू की FOQ लोकेशन पे जो डेटा है उसे प्रिंट कर दो, like this. So if I just call here DQ और मैं इसे रन करूं तो नेम DQ is not defined, DQ के स्पेलिंग गलत है, वो ठीक कर देता हूं मैं। ये DQ की जगह Q लिख दिया मैंने। So I run it, तो देखिए 101 जो सबसे ऊपर था क्यू में वो प्रिंट हो गया, वो हम अरे प्रिंट कर रहे हैं ना, तो हमें दिखा रहा है। हाँ, अगर मैं ऐसा कोड लिखूं कि लेट्स सपोज मैं 3-4 दफा इन क्यू कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट पेस्ट और पेस्ट, तो 5 ही एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं छठा करूंगा तो वो एरर देगा। सो 103 104 105 106 हमारे डेटा तो सिर्फ इतना इनक्यू हो सकता है, उसके बाद डी क्यू के बाद इनक्यू हो सकता है। और अगर मैं पहले डी क्यू का कोड कॉल कर दूं डी क्यू तो ये एरर भी देगा और 106 पे भी एरर मैसेज आएगा। और लेट्स सी कि अब हमारा क्या सीन कोड बनता है। लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, वो आउट ऑफ रेंज की एरर आ गई है 106 पर। इसको टेस्ट कर लेते हैं और फिर सिर्फ चेक करते हैं कि बाकी ठीक आ रहा है क्या नहीं। तो 105 तक आया। जब हमने 106 एंटर करने की कोशिश की तो वो एक्सेस नहीं हुआ। तो उसकी वजह ये है कि जो हमारा एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर 5 कितने वैल्यूज हैं हमारे पास 0 1 2 3 4। हाँ 4 आएगा क्योंकि वो लास्ट जो हम कोड कर रहे थे हम 0 से इनिशियलाइज किया होता, तो 4 पे हमारा कोड होगा। सो इफ यहाँ पर मैं 6 भी दफा इन क्यू करूँ तो अब हमें वो मैसेज देगा कि ये डेटा ऐड नहीं हो सकता है, इसमें क्यू फुल है। So if I run this, so see queue is empty का मैसेज, फिर उसके बाद सारा डेटा ऐड हुआ, क्यू फुल का मैसेज भी आ गया, जो मैंने डीक्यू किया उसकी वजह से 101 डीक्यू हो गया और हमारी क्यू में ये पड़ा हुआ। लेट्स से मैं प्रिंट की जगह फॉर लूप लगाता हूँ और उसे कहता हूँ कि क्यू के फ्रंट से लेके आखिर तक जो डेटा है वो प्रिंट करो। सो आई टाइप हियर फॉर इंडेक्स या इन जो भी लिखना है इन रेंज FOQ to end of queue। अब आपको मुझे नहीं पता कि पाइथन की कोडिंग कितनी आती है, यहाँ पर मुझे +1 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि जो लास्ट बाउंड है वो एक्सक्लूसिव होता है। प्रिंट क्यू की इंडेक्स लोकेशन। सो इंडेक्स FOQ से स्टार्ट होगा, एंड ऑफ क्यू +1 तक जाएगा, ये वाला एक्सक्लूसिव होता है। तो लेट्स सी अगर इस प्रोग्राम को रन करें हमें तो इनवैलिड सिंटेक्स आ गया, लाइन नंबर सॉरी ये यहाँ पे इंडेक्स क्यों लिखा हुआ गया। ओके सो देखिए क्यू फुल और उसने क्यू की सॉरी सही लिखा होता है, इंडेक्स गलत जगह पे लिखा होता है। सो देखिए क्यू इज एम्प्टी क्योंकि मैंने डी क्यू को पहले कॉल किया, फिर मैंने डेटा एंटर किया 106 को, उससे कहता है क्यू इज फुल, फिर उसने 101 हमने डी क्यू कर दिया, वो प्रिंट हो गया। उसके बाद जो फॉर लूप लगा उससे 4 आइटम्स प्रिंट हुई हैं 103 से लेकर 104। लेकिन आप देखते हैं कि आपकी क्यू में हालांकि 101 भी पड़ा हुआ है, नजर नहीं आ रहा हमें, हमने क्योंकि लूप में यहाँ से चलाया। इस कोड को देखें, इसको समझें, इसको करने की कोशिश करें, जितने पास पेपर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ये कोड और लॉजिक्स क्लियर होंगे।